हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्योर ब्लड डेमन का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं इसका अगला एपिसोड। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था महागुरु बाउसन सरन एक्सप्लेन कर रही थी कि कैसे यनलोहा क्रिएट हुआ है, कैसे उनका परिवार एक खुशहाल परिवार था और उनके परिवार में एक ऐसा इंसान आया जिसके इंटेंशन के बारे में बाउसन सरन, कांग्से सरन, वी चांगसे, सोंगलैन इनको कुछ आइडिया ही नहीं था। अब हम आगे देखते हैं जहाँ पर सुबह सुबह सब नींद से उठ गए थे, सब कुछ नॉर्मल था। सोंगलैन और शाओ शिनशान भी नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। शुयांग जो गुस्से में तो था लेकिन वो अपने गुस्से को दिखा नहीं रहा था, वो भी सबके साथ नॉर्मली बिहेव कर रहा था, अपने डेली रूटीन को फॉलो कर रहा था, जैसे कि सुबह सुबह मेडिटेशन करना, फिर वी चांगसे और सोंगलैन के साथ खेतों में जाना, वहाँ से आने के बाद महागुरु बाउसन सरन के साथ अलग अलग जड़ी बूटियों को प्रिपेयर करना। यही सब शुयांग का रूटीन था। महागुरु बाउसन सरन इतने महीनों से, लगभग शुयांग उनके साथ 6 महीनों से रह रहा है, तो महागुरु शुयांग पर नज़र रखते थे। मतलब ऐसे बुरे इंटेंशन के लिए नहीं, महागुरु देखते थे कि शुयांग कितना टैलेंटेड है, शुयांग के अंदर टैलेंट है, वो अगर कल्टीवेशन सीखेगा तो वो आगे चलकर एक अच्छा कल्टीवेटर बन सकता है। कल्टीवेटर लोगों का मदद किया करते हैं, इसीलिए महागुरु शुयांग को ये बताते हैं कि क्या वो कल्टीवेशन सीखेगा। अगर वो सीखना चाहेगा तो महागुरु ज़रूर उसे कल्टीवेशन सिखाएंगे। शुयांग उस वक्त एकदम ही खुश हो गया था और उसने हाँ बोल दिया था। तो महागुरु शुयांग को कल्टीवेशन सिखा रही थी। शुयांग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा था। मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट जितनी तेज़ी से आगे बढ़ता है उससे कई गुना तेज़ी से शुयांग आगे बढ़ रहा था, जबकि उसने कभी भी कल्टीवेशन को सीखा ही नहीं था, कभी भी नहीं। ये सच बात था कि शुयांग ने कभी भी कल्टीवेशन नहीं सीखा था। उसे तलवार चलाना आता था लेकिन वो कल्टीवेटर नहीं था। कांग्से सरन भी धीरे धीरे अपने प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ तक आने लगी थी। मतलब उनका 7 मंथ चालू हो गया था, लास्ट 3 मंथ ही बाकी थे। अभी कांग्से सरन बहुत ही संभाल के रह रहे थे। पूरा प्रेगनेंसी उनका बहुत ही अच्छा बीता था। हाँ, उन्हें वॉमिटिंग होता था लेकिन उनका ये बेबी उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं किया करता था, इसलिए कांग्से सरन बहुत ही शांति से अपने प्रेगनेंसी को एंजॉय करते थे। और सबसे ज़रूरी बात, उन्हें दुखी होने कोई देता ही नहीं था। सोंगलैन, शाओ शिनशान, वी चांगसे, महागुरु बाउसन सरन सभी कांग्से सरन को बहुत ही ज़्यादा पैम्पर किया करते थे। सबसे ज़्यादा वी चांगसे, वो कांग्से सरन का इतना ज़्यादा ध्यान रखते थे। कांग्से सरन कभी कभी वी चांगसे को देखते थे और सोचते थे कि उनका फैसला सही था। वी चांगसे जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। कांग्से सरन जब यंग थी तब उनके पास बहुत सारे प्रपोजल्स आए थे, मैरिज प्रपोजल्स, वो भी अलग अलग सेक्ट के सेक्ट लीडर्स का, लेकिन हर एक को कांग्से सरन ने मना कर दिया। सेक्ट लीडर जियांग फैमिया का भी मैरिज प्रपोजल आया था, सेक्ट लीडर लान कुरान का भी मैरिज प्रपोजल आया था, लेकिन हर एक मैरिज प्रपोजल को कांग्से सरन ने इनकार कर दिया। वो वी चांगसे से प्यार करते थे। वी चांगसे जो कि एक मामूली इंसान थे, एक क्लैन का हेड डिसिपल थे, लेकिन प्यार तो प्यार ही है। कांग्से सरन, वी चांगसे, मास्टर लान कुरान, जियांग फैमिया, महारानी यू, ये सभी दोस्त थे। ये सभी एक साथ गुसू में पढ़ाई करने के लिए गए थे। मतलब हाँ, अंकल कुरान वहीं पर थे। तब अंकल कुरान का जो ब्रदर है, मतलब वांगजी और शिचनगा का जो मदर और फादर है, वही रूल किया करते थे वहाँ पर लैन क्लैन में। तब अंकल कुरान बहुत ही यंग थे और सारे लोग, वी चांगसे, कांग्से सरन, जियांग फैमिया, महारानी यू, ये सभी बहुत यंग थी। मास्टर लैन कुरान बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में रहने वाले इंसान थे। बचपन से उन्होंने कभी भी एक भी क्लैन रूल्स नहीं तोड़े थे, लेकिन कांग्से सरन वो तो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए पढ़ाई के लिए आई थी, लेकिन हर दिन कई रूल्स वो तोड़ा करती थी। पहले पहले मास्टर लैन को लगता था इस इंसान से दोस्ती किया नहीं जा सकता, ये बहुत ही ज़्यादा अनडिसिप्लिन है। मास्टर लैन को ये पसंद भी नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे कांग्से सरन का जो चार्म है ना, वो पूरे गुसू में फैल गया था। वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स आए थे ना, सब
एकदम कांस्य सरन को देखने के लिए मरे करते थे, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी। ऊपर से कांस्य सरन कोई छोटी मोटी इंसान नहीं थी, वो महागुरु बाउसन सरन की बेटी थी और उसके अंदर बिल्कुल भी इस बात का घमंड नहीं था। सभी कांस्य सरन का दोस्त बन गए। वी चांग से जो कि अपने यंग मास्टर मतलब जियांग फैमिया के साथ वहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे, वो भी कांस्य सरन के चाम में पड़ गए। लेकिन वो डरा करते थे, क्योंकि एक तो यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं पढ़ने के लिए सभी क्लैन लीडर्स के बेटे थे या फिर उनके अपने परिवार से आए हुए थे। वहाँ पर बस वी चांग से ही ऐसे इंसान थे जो एकदम गरीब थे और सीधे भाषा में कहे जाए तो औकात नहीं था उनका कि वो कांस्य सरन से बात भी कर पाए। इसलिए वो दूर से ही कांस्य सरन को देखना पसंद करते थे। लेकिन शायद इन सारे बड़े बड़े लोगों के बीच कांस्य सरन को एक वी चांग से ही पसंद आ गए थे और उन्होंने वी चांग से ही शादी किया था, सबको ठुकरा कर। कांस्य सरन अभी अपने 7 मंथ प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे थे और अपने बीते हुए बातों को याद कर रहे थे। वो खुश है, अपने फैसले को लेकर वो खुश है। वी चांग से इतना पैम्पर करते हैं और कांस्य सरन से बहुत ज़्यादा नोक झोंक भी करते हैं, जिससे कांस्य सरन को बहुत ही अच्छा लगता है। वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करते हैं। शुयांग लगातार अपने कल्टीवेशन स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लगातार अपने कल्टीवेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा था। वो दिन में पूरा दिन प्रैक्टिस किया करता था, रात में भी वो सोता नहीं था। ये सब बहुत दिनों से चलता आ रहा था। लगभग कांस्य सरन जब अपने 8 मंथ प्रेगनेंसी में आए, 8 मंथ जब उनका पूरा हुआ, तब जाके बाउसन सरन को ये पता चला कि शुयांग ऐसा कुछ कर रहा है। वो दिन में भी प्रैक्टिस करता था, रात में भी प्रैक्टिस करता था। ये सही नहीं है, हेल्थ पर इसका असर पड़ेगा। इससे शुयांग के अंदर जो कोर डेवलप हो रहा है उस पर भी असर पड़ सकता है। यही सोचते हुए महागुरु बाउसन सरन शुयांग को अपने पास बुलाती हैं। बुलाने के बाद वो कहती है, शुयांग तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान के सिवा। तुम अपने बॉडी को हद से ज़्यादा पुश कर रहे हो। रेस्ट किया करो, प्रॉपरली रेस्ट अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा इतना मेहनत सब बेकार चला जाएगा। तुम्हारे अंदर जो कोर डेवलप हो रहा है वो भी बेकार चला जाएगा। लेकिन शुयांग जो कि एक अलग ही पर्सन में बदल चुका था, उसके अंदर बुराइयां पहले से ही था, लेकिन अब जैसे और भी ज़्यादा भर चुका था। महागुरु जो कि शुयांग के भले के लिए बोल रहे थे, लेकिन शुयांग को ये लग रहा था कि महागुरु को पसंद नहीं आया कि शुयांग उनके बेटे से मतलब सॉन्गलैंड से भी ज़्यादा शक्तिशाली बनने की कोशिश कराए। ये बात महागुरु को अच्छा नहीं लग रहा है। शुयांग ने वहाँ पर तो अच्छे से कहा कि वो अपना ध्यान रखेगा और रेस्ट करेगा, दोबारा वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन वो अपने काम को बंद नहीं करता, वो कंटिन्यू रात को भी प्रैक्टिस करने लगता है। एक दिन नाइट के समय पे सॉन्गलैंड और वी चांग से ये दोनों नाइट हंटिंग में जाते हैं, क्योंकि येलिंग के तालाबों में कुछ जल दानव आ गए हैं। उन्हें ही हंट करने के लिए वी चांग से और सॉन्गलैंड गए हैं। शुयांग को भी वो ले जाना चाहते थे, लेकिन शुयांग ने मना कर दिया, इसलिए उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया। शाओ शिनचैन और कांस्य सरन एक साथ ही थे। तभी कांस्य सरन कहती है, शिनचैन देखो तो शुयांग कहाँ पर है? वो पता नहीं क्यों अपने ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, उससे थोड़ा बात करने का ज़रूरत है। शाओ शिनचैन भी कहता है, हाँ मुझे भी लगता है शिजिए, शुयांग से बात करना ज़रूरी है। उसके साथ कुछ तो गलत है, वो अभी हमसे ठीक से बात भी नहीं करता, हमेशा ही ट्रेनिंग करता रहता है। फिर शाओ शिनचैन कहता है, शिजिए क्या मैं उसे ढूंढ कर लाऊं? कांस्य सरन कहती है, नहीं अभी मत जाओ, अभी अंधेरा हो गया है, वो वापस आएगा तब हम बात करेंगे। शाओ शिनचैन कहता है, शिजिए मैं भी एक कल्टीवेटर हूँ, मैं अंधेरे से नहीं डरता। अभी ब्रदर वी और सॉन्गलैंड यहाँ पर नहीं है और मास्टर वो तो गए हैं लोगों की मदद करने के लिए। ये मौका अच्छा है, शायद अभी शुयांग हमारे सामने अपने दिल की बात कह दे। ये सुनकर कांस्य सरन को भी सही लगा। उन्होंने कहा, ठीक है जाओ उसे ढूंढ कर लेकर आओ। फिर वहाँ से शाओ शिनचैन शुयांग को ढूंढने के लिए निकल गया था। कुछ देर जंगलों में भटकने के बाद उसे शुयांग दिख गया, जो
कुछ कर रहा था। पहले तो शाओ शिनचैन को ऐसा महसूस हुआ कि शुयांग शायद कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। वो कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा था, मेडिटेशन कर रहा था, अपने स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे शाओ शिनचैन शुयांग के करीब जा रहा था, उसे एहसास हो रहा था कि यहाँ पर कुछ गलत है। शुयांग यहाँ पर कल्टीवेशन प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, वो कुछ अलग कर रहा था। और थोड़ा करीब जाने के बाद शाओ शिनचैन का जो पूरा बॉडी है ना, वो जम गया था उस जगह पर। सामने का नज़ारा देखकर, सामने बहुत सारे जानवर थे जो अब जिंदा नहीं थे। उनके खूनों से वो जगह एकदम सना हुआ था जहाँ पर शुयांग बैठा हुआ था। उसके सामने आग जल रहा था। शाओ शिनचैन शुयांग को कुछ देर तक देखते हैं। शुयांग जो कि अपने ही प्रैक्टिस में लगा हुआ था, तो उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई उसे ढूंढने के लिए आएगा और ये सब देख लेगा। उसके दिमाग में ये था ही नहीं, क्योंकि पहले कभी ये नहीं हुआ। तो वो अपने ही दुनिया में खोया हुआ था, अपने कामों में लगा हुआ था। लेकिन शाओ शिनचैन ने पूरा देखा कि शुयांग क्या कर रहा है। ये देखते हुए शाओ शिनचैन के पैरों तले से ज़मीन खिसक गया। शाओ शिनचैन वहाँ से वापस दौड़ के आ जाते हैं। शाओ शिनचैन दौड़ते हुए, वो एक जगह भी नहीं रुके थे, वो दौड़ते हुए जंगलों से होते हुए घर पर आते हैं। आने के बाद वो हाँप रहे थे, तब तक महागुरु बाओसन सरन आ चुके थे। महागुरु ने कहा, शाओ शिनचैन क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना, तुम दौड़ के कहाँ से आ रहे हो, क्या हुआ है? शिनचैन कहता है, महागुरु अनर्थ हो गया। महागुरु कहते हैं, क्या हुआ शाओ शिनचैन, बताओ मुझे, साफ साफ बताओ क्या हुआ है। शाओ शिनचैन गहरे गहरे ब्रीथ लेते हुए कहते हैं, शुयांग डार्क कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा है, उसने बहुत सारे जानवरों को मार दिया। जैसे ये कहा, महागुरु को एक पल के लिए भरोसा नहीं हुआ। उनके छत्र छाया में जो शिक्षा ले रहा है, वो कभी ऐसा कुछ कर सकता है, ये महागुरु ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। क्योंकि आज तक उन्होंने बहुत सारे लोगों को शिक्षा दिया है, सभी आगे चलकर महान कल्टीवेटर बने हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। इसलिए महागुरु कहती है, शाओ शिनचैन जो तुमने देखा है, तुमने सही से तो देखा है ना, तुमसे कोई गलती तो नहीं हो रहा है ना? शाओ शिनचैन ने कहा, नहीं, मुझसे गलती नहीं हो रहा है महागुरु, मेरे साथ चलिए। ये बोलकर शाओ शिनचैन वहीं पर ले जाने लगता है महागुरु को, जहाँ पर शुयांग वो सब कुछ कर रहा था। शुयांग अभी तक अपने कामों में लगा हुआ था। वो आज कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहा था, अपने पावर्स को बढ़ाने के बारे में सोच रहा था। इसीलिए वो अपने मंत्रों में खोया हुआ था, अपने कल्टीवेशन स्किल्स को, अपने डार्क कल्टीवेशन स्किल को बढ़ाने में वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। शाओ शिनचैन महागुरु को लेकर उसी जगह पर चला जाता है। जाने के बाद जब महागुरु देखते हैं कि शुयांग क्या कर रहा है, तो वो एकदम हैरान हो गए थे। शाओ शिनचैन को लग रहा था कि शुयांग हाँ वो डार्क कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन महागुरु एक बारी में देखकर कह सकते हैं कि शुयांग यहाँ पर क्या कर रहा है, वो डार्क कल्टीवेशन से भी ज़्यादा कुछ करने के बारे में सोच रहा है। महागुरु चिल्लाकर कहते हैं, शुयांग। महागुरु की आवाज़ को सुनकर शुयांग डर गया था। वो उठकर खड़ा हो गया और महागुरु की तरफ देखने लगा। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है। वो हर चीज़ को सोच समझ कर किया करता है। उसे पता है कि महागुरु आज बाहर जाने वाले हैं कुछ लोगों के मदद करने के लिए। सोंगलैन और वी चांग से भी नीचे येलिंग में गए हुए हैं जल दानवों को मारने के लिए। ये मौका उसके लिए अच्छा था, इसीलिए वो ये सारा काम कर रहा था अभी। लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर महागुरु आ जाएंगे। महागुरु के साथ शाओ शिनचैन भी था। शाओ शिनचैन भी गुस्से से शुयांग को देख रहा था। महागुरु कहते हैं, शुयांग तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? मैंने तुम्हें अच्छा समझकर तुम्हें कल्टीवेशन सिखाया, तुम्हें अलग अलग औषधि के बारे में ज्ञान दिया, लेकिन तुम ये कर रहे हो यहाँ पर? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे इस दफन माउंटेन में ये सब करने का? ये दफन माउंटेन पवित्र है, ये माउंटेन मेरा है, यहाँ पर हंट करना मना है। और तुमने यहीं के जानवरों को, मासूम जानवरों को ऐसे क्रूरता के साथ उनके ज़िंदगी को छीन लिया उनसे। तुमने ये सब किस लिए किया, बताओ मुझे। मैंने सोचा था कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो,
अब ना शुयांग को भी गुस्सा आने लग गया था। शुयांग के अंदर हावी हो चुका था उसका नफरत, उसका जेलसी, उसके सबके प्रति घृणा, सब कुछ हावी हो चुका था ऑलरेडी। तो वो हंसने लगता है और कहता है, महागुरु आप ये क्या कह रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए था पहले से ही। आपको क्या लगता है मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ? हाँ, मैं बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। मैं शुरू से ही आप लोगों को झूठ बोलता हुआ आ रहा था। मैं बचपन से ही चोरी किया करता हूँ, हर एक गलत काम। इस दुनिया में ऐसा कोई गलत काम नहीं है जो मैंने नहीं किया है। मेरे किए गए करतूतों से परेशान होते हुए जिन सेक्ट और वैन सेक्ट अपने सारे प्रजाओं में मेरे तस्वीरों को फैला दिया था और कहा था कि मुझे अगर पकड़ के ले आ सके तो उन्हें इनाम मिलेगा, चाहे मैं जिंदा रहूं या मुर्दा, लेकिन इनाम उन्हें मिलेगा। इसीलिए तो मेरा हालत उस तरीके से हो गया था और मैं यहाँ जेलिंग में आके पड़ा था। मुझे नहीं लगा था कि मैं जिंदा बचूंगा, लेकिन आप लोगों ने मुझ पर दया कर दिया। ये सुनकर बाउसन सरन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहती है, शुयांग। शुयांग कहता है, मैं तो बस उन लोगों से बचने के लिए यहाँ पर रह रहा था। अब शाओ शिनचान कहता है, शुयांग तुम इतना घटिया हो, हमने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। हम सब ने तुम्हें अपनाया था, हम सब ने तुम्हें कितना प्यार किया, लेकिन तुम तो एक घटिया इंसान निकले। शाओ शिनचान के बातों को सुनकर शुयांग कहता है, शाओ शिनचान तुम मुझे घटिया नहीं कह सकते। मैंने तुम्हारे साथ कभी भी बुरा नहीं किया। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से तुम्हें पसंद किया है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे मुंह से अपने बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकता। चाहे पूरी दुनिया मुझे कुछ भी कहे, लेकिन तुम मुझे गलत नहीं कह सकते हो। यह सुनकर शाओ शिनचान ने अपना तलवार निकाल लिया था। उसने कहा, तुम मेरे हाथों से ही मरोगे आज। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ यहाँ पर मासूम जानवरों को हार्म करने का? ये कहते हुए शाओ शिनचान आगे आने वाला था, लेकिन बाउसन सरन ने शाओ शिनचान को रोक दिया। शुयांग कहता है, शाओ शिनचान तुम ऐसा नहीं कह सकते। मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा, और मैं उस सॉन्गलैंड से भी ज़्यादा अच्छे से तुम्हें रख सकता हूँ। महागुरु बाउसन सरन शुयांग को देख रही थी। वो कभी भी शुयांग के अंदर जो जानवर है इसको देख ही नहीं पाए थे। शुयांग का मेंटल हालत भी सही नहीं है, ये महागुरु को समझ आ रहा था। महागुरु ने शुयांग पर एक स्पेल किया, जिससे शुयांग के दोनों हाथ और दोनों पैर एकदम बंध चुके थे। शुयांग एकदम तुरंत अपने घुटनों पर आ गया था। शुयांग ने कहा, आप मुझे ऐसे रोक नहीं सकते। शाओ शिनचान तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। महागुरु बाउसन सरन कहते हैं, शुयांग तुमने जो किया है उसका सज़ा तुम्हें मिलना चाहिए। तुम्हें वैन क्लैन वाले ढूंढ रहे हैं ना, वो बहुत ही क्रूर है। क्यों ना मैं तुम्हें उन्हीं के पास भेज दूँ? ये कहते हुए महागुरु बाउसन सरन ने एक दूसरा स्पेल किया। वो स्पेल शुयांग को लेकर चला जाता वहाँ से वैन क्लैन। उससे पहले शुयांग चिल्ला कर कहता है, शाओ शिनचान मेरे आने तक इंतज़ार करना। तुम सॉन्गलैन के साथ शादी करने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं सॉन्गलैन को मार दूंगा। शाओ शिनचान, जिसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ये सब कुछ सुनने के बाद, उसने कहा, महागुरु आपने उसे मारा क्यों नहीं यहीं पर? महागुरु बाउसन सरन कहती है, शाओ शिनचान शुयांग ने गलत काम किया है, लेकिन उसने ऐसा भी कुछ गलत काम नहीं किया है जिसके चलते मैं उसे मौत का सज़ा दे सकूं। अगर मैंने ऐसा किया तो लोगों को मेरे ऊपर से भरोसा ही उठ जाएगा। ये गलत भी होता। इससे अच्छा शुयांग वैन क्लैन जाएगा और वैन क्लैन वाले ही शुयांग को सज़ा देंगे। चिंता मत करो, शुयांग कभी भी दोबारा हमारे आसपास नहीं आ पाएगा। ये कहते हुए महागुरु बाउसन सरन शाओ शिनचान को लेकर घर पर वापस आ गए थे। तब तक जो सॉन्गलैन है और वी चांगसे हैं वो भी आ चुके थे नाइट हंटिंग से। उन्होंने सारे जल दानव को मार दिया था। वहाँ पर कांगसे सरन बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। वो टेंस भी थी क्योंकि बहुत देर हो गया है। शाओ शिनचान को शुयांग को ढूंढने के लिए भेजा है कांगसे सरन ने, अब तक वो नहीं आया है और शुयांग भी नहीं आया है। जैसे ही कांगसे सरन ने बाउसन सरन और शाओ शिनचान को एक साथ आते हुए देखा, उसने कहा, मदर, शाओ शिनचान तुम दोनों आ रहे हो, शुयांग कहाँ पर है? वो क्यों नहीं आया? क्या वो अभी भी अपना कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा है? शाओ शिनचान चुप था। बाउसन सरन एक गहरा सा ब्रेथ लेते हैं और वहाँ पर सभी को देखते हुए कहते हैं, शुयांग अब दोबारा नहीं आएगा। वो वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था।
वो एक बहुत ही बुरा इंसान है। ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए थे। सोंगलान को शुयांग उतना पसंद नहीं था, लेकिन उसने कभी भी शुयांग के बारे में गलत नहीं सोचा। तो सारे लोग ही हैरान हो गए थे। वी चांग से पूछते हैं, मदर क्या हुआ है, कुछ गलत हुआ है? तब बाओसन सरन ने सब कुछ कहा कि शुयांग कैसे डार्क कल्टीवेशन का प्रैक्टिस कर रहा था, कैसे उसने मासूम जानवरों को टॉर्चर किया, सब कुछ कहा। वी चांग से, कांगसे सरेन, सोंगलैन ये सभी हैरान हो गए थे। कांगसे सरेन बहुत ही दुखी हो गई थी और डिसअपॉइंट भी कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है। महागुरु बाओसन सरन कहती है, ठीक है अब इस बारे में नहीं सोचते, चलो सब आराम करो, रात बहुत ज़्यादा हो गया है। उस नाइट को किसी को भी नींद नहीं आया था, ना ही महागुरु को नींद आया था, ना ही सोंगलैन को, ना ही शाओ शिनचान को, ना ही कांगसे सरन और वी चांगसे को। कांगसे सरन कहती है, वी तुमने कभी ये एक्सपेक्ट किया कि शुयांग ऐसा हो सकता है? मुझे कभी भी उसे देखकर ऐसा नहीं लगा कि वो इतना बुरा हो सकता है। उसने हम सबको धोखा दिया, हम सबको अंधेरे में रखा। वी चांगसे ने कांगसे सरन को अपने गले से लगा लिया और बोला, कांगसे शांत हो जाओ। ऐसा कई बार होता है कि हम लोगों को पहचान नहीं पाते, इसमें गलती हमारा नहीं होता, तो चिंता मत करो, मेरे बेबी को ज़्यादा परेशान मत करो। अगर तुम चिंता करोगे, तुम अगर स्ट्रेस में रहोगे तो मेरे इस क्यूट से लिटिल बनी को तकलीफ़ होगा। कांगसे सरन कहती है, वी तुम हमेशा इस बनी के बारे में ही बातें करते रहते हो। मैंने बहुत बार नोटिस किया है, जब से मैं प्रेग्नेंट हुआ हूँ तब से तुम मुझे प्यार करते ही नहीं हो। तुम जब देखो तब बेबी के बारे में ही बातें करते रहते हो। तुम अब मुझसे ज़्यादा बेबी को प्यार करते हो वी। ये सुनकर वी चांगसे हंसते हैं और कहते हैं, नहीं कांगसे, चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार तो मैं तुम्ही से करूँगा, उसके बाद बेबी, तुम पहले आते हो। कांगसे सरन अपना मुंह बनाती है और वी चांगसे के चेस्ट पर हिट करती है। दूसरी तरफ शाओ शिनचान, जिससे नींद नहीं आ रहा था। शाओ शिनचान जब भी अपने आंखों को बंद कर रहे थे तो उसे शुयांग के कहे हुए बातों को वो सुन पा रही थी, वो देख पा रही थी कि शुयांग के आंखों में कितना जुनून है। शुयांग ने कितने जुनून के साथ ये कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुमसे उसी दिन से प्यार करता हूँ और मैं उस सोंगलैन को मार दूंगा अगर तुम दोनों ने शादी किया तो। ये शब्द अगर शुयांग कहता कि मैं तुम्हें मार दूंगा तो शायद शाओ शिनचान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही उसे डर लगता और ना ही उसके अंदर जो अब ये बेचैनी वाला एक फीलिंग हो रहा है ना वो होता। उसे नींद भी नहीं आ रहा था। वो उठता है, उठने के बाद वो सोंगलैन के कमरे में चला जाता है। जाने के बाद सोंगलैन कहता है, शिनचान क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? ये सुनकर शिनचान ने, मतलब शाओ शिनचान ने सोंगलैन को गले से लगा लिया और बोला, मैं ठीक हूँ, मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैं आ गया। सोंगलैन कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ सो जाओ। वो नाइट सबके लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग था, लेकिन उसके अगले ही दिन से सब ने खुद को समझा लिया था, क्योंकि कांगसे सरन प्रेग्नेंट थी तो यहाँ पर कोई भी परेशान नहीं हो सकता था। और शुयांग, किसी को भी ऐसा फील नहीं हो रहा था कि शुयांग के लिए परेशान होना ज़रूरी है, इसलिए सभी अपने डेली रूटीन में वापस आ गए थे। कांगसे सरन अभी धीरे धीरे अपने 9 मंथ पर भी आ गई थी। उनका बेली अब इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था और उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होता था उठने में, बैठने में। उनके पैरों में सूजन आ गया था, उनके कमर में, उनके पूरे बॉडी में दर्द रहता था हमेशा। उन्हें बिल्कुल भी अभी कुछ अच्छा नहीं लगता था। वो बेबी को फील कर पाते थे जो किक किया करता था, मतलब हमारा बेबी विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा किक किया करता था। और अब कांगसे सरन को ये किक पेनफुल लगता था, क्योंकि पहले पहले तो उन्हें मज़ा आता था जब विंग रिस्पॉन्स करता था, किक किया करता था, हिला करता था, तब उन्हें मज़ा आता था। लेकिन अब 9 मंथ पे आके ना उन्हें ये पेन फील होता था और वो चिल्लाती रहती थी, बोलती थी, वी मदर देखिए ना, ये बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा है, ये कब से मुझे किक किए जा रहा है। वी चांग से कांगसे सरन को कंसोल करने की कोशिश करते थे, उनके सर को मसाज करना, उनके पैरों पर मसाज करना, उनके कमर में मसाज कर देना, ये सब कुछ वो करते रहते थे।
कांगसा सरन अभी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी और कुछ ही दिनों में उनका जो डिलीवरी टाइम है ना वो भी आने वाला था। लेकिन इन कुछ दिनों में, लगभग इन 1 महीनों में, शाओ शिनचैन का हालत ख़राब हो गया था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा टेंस हो रहा था, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा था। वो अपने दिमाग से शुयांग के कहे हुए बातों को निकाल ही नहीं पा रहा था। सब ने कोशिश किया था, वी चांग से, सोंगलैन, बाओसन सरेन, कांगसे सरेन, सब ने कोशिश किया था शाओ शिनचैन को डिस्ट्रैक्ट करने का, लेकिन शाओ शिनचैन, उसका तबीयत भी ख़राब होने लग गया था। ये चीज़ें बढ़ता ही जा रहा था। तो अब सोंगलैन ने डिसाइड कर लिया था कि वो शिनचैन से शादी करेगा, और शादी करने के बाद जब कुछ भी नहीं होगा, तब शाओ शिनचैन को ये पता चल जाएगा कि शुयांग जो कुछ भी कह रहा था वो सब कुछ बस वो फालतू में कह रहा था, उसका कोई भी मतलब नहीं है। ये बात जैसे ही उसने अपने परिवार से, मतलब अपने शिजिए से, अपने ब्रदर इन लॉ से और अपनी मदर से कहा, तो सभी एकदम राज़ी हो गए थे। लेकिन बाओसन सरेन थोड़ी सी परेशान थी कांगसे सरेन को लेकर, क्योंकि कभी भी उसका डिलीवरी टाइम आ सकता था। कांगसा सरन कहती है, मदर कोई बात नहीं, शादी तो बहुत ही सिंपल ही होने वाला है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और बेबी भी थोड़ा वेट कर लेगा। ये सुनकर सभी हंसने लग गए थे और शाओ शिनचैन और सोंगलैन का शादी का प्रिपरेशन चालू हो गया था। शाओ शिनचैन एक अनाथ थे, उनके परिवार में कोई भी नहीं था, तो वो बस बाओसन सरन के सामने बाउल्स लेकर शादी करने वाले थे। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा है। कल मिलते हैं, बाय बाय।